नमस्कार दोस्तों, संविधान की कक्षाएं चल रही लगातार और हमने इससे पहले एक लेक्चर आपको दिया था जिसमें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आपको हमने पूरी चर्चा की थी कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, कैसे उसको पास कराया जाता है और उसकी पूरी प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इस बारे में आपको हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, और जो भी 3 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अब इसके आगे हम ये बताएंगे आपको कि अभी तक संविधान में जो हाल ही में संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं, जो संविधान में संशोधन हाल ही में हुए हैं, तो उनके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो 99 संविधान संशोधन यानी कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, वो हम आपको यानी जो एनजेएसी से संबंधित था वो आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे 100वां, 101वां, 102वां, 103वां और 104वां। ठीक है, अभी 4 तक ही क्लियर हुआ है, हालांकि 5वां भी प्रस्तावित है। ठीक है, यानी जो पांचवां अधिनियम बनने वाला है। ठीक है, तो उस पर अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है, कानून बन चुका है, इसलिए हम वहां तक पढ़ेंगे। 100 से लेकर के 104 तक पूरा पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में और इतना सारा मैटर सर्च करने में मुझे इतनी परेशानी हुई है, पता नहीं, कम से कम 8-10 तो किताब खोजनी पड़ी। इसके अलावा नेट से इतने सारे सोर्सेज मैंने ढूंढे हैं, तब जाकर के हमको कहीं ये सारा मटेरियल एक साथ मिल पाया है। ठीक है, आप पूरे YouTube पर या कहीं पर भी आप सर्च करिए, आपको ऐसा वीडियो, मैंने खुद YouTube पर देखा है कि ऐसा पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं उपलब्ध नहीं है जहां पर इतने सारे संविधान संशोधन एक साथ दिए हों। आपको एक एक दो मिल जाएंगे, लेकिन पूरे संविधान संशोधन अगर एक साथ दिए गए हैं, ऐसा कोई भी वीडियो YouTube पर अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये पहला वीडियो मेरा YouTube पर होगा जो इतने सारे संशोधन के साथ एक साथ वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी मैंने मेहनत की है तो लाइक और कमेंट तो जरूर बनता ही है। साथ ही साथ अगर अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत स्वार्थ हो गई है और आप लोगों ने मुझे सहयोग और सपोर्ट किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, देखिए, विधेयक और अधिनियम में हम आपको अंतर पहले बता चुके हैं ना, याद होगा, कहो तो फिर से एक बार रिपीट कर दें। विधेयक क्या होता है कि विधेयक एक तरह का प्रस्ताव है जो लोकसभा में या विधानसभा में या मतलब किसी भी सदन में, चाहे संसद में हो चाहे राज्य विधानमंडल में हो, पेश किया जाता है। और जब वो दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो जाता है, इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो जाकर के अधिनियम या कानून बन जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए तो क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो अधिनियम नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम 2015 में बना था। ठीक है, कब बना था? 2015 में बना था। और जो इसके लिए जो विधेयक पेश किया गया था वो था 119वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक आपको डाउट ये हो सकता है कि जो पिछला वाला मैंने आपको लेक्चर दिया था वहां पर मैंने आपको जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम बताया था, उसमें जो विधेयक पेश किया गया था उसका पता है क्रम कौन सा था? 121वां क्रम था। आप सोचेंगे कि 99 विधेयक अधिनियम के लिए 121वां विधेयक क्रम और 100वें अधिनियम के लिए 119वां। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो विधेयक पेश किया गया था, कौन सा 121वां, तो वो 2014 में पेश किया गया था। और ये कब पेश किया गया? ये 2013 में पेश किया गया है, इसलिए इसका क्रम पहले है, इसलिए ये 119वां है। वो 2014 में पेश किया गया तो इसलिए वो 121वां हो गया। ठीक है, लेकिन अब चूंकि पारित वो पहले हो गया, ये लटका रहा, ये अभी तक उलझा रहा, ये पारित नहीं हो पाया, ये जाके 2015 में पारित हो पाया और वो 2014 में ही पारित हो गया, इसलिए वो अधिनियम पहले बन गया और ये अधिनियम बाद में बन पाया। ठीक है, इसलिए ये ऐसा हुआ है। अब देखिए, ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। इसको इंग्लिश में कहते हैं LBA,
लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो दोनों देशों के सीमाओं के बीच में कुछ खाली जगह पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जो खाली है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को लेकर के भारत और बांग्लादेश में विवाद है, और ये विवाद सन 1974 से अभी तक चला आ रहा है, ठीक है। यानी जैसे ही बांग्लादेश बना था उसके तुरंत बाद से ये विवाद चला आ रहा है कि बांग्लादेश कहता है कि ये वाले क्षेत्र हमारे हैं, जबकि भारत कहता है नहीं, ये क्षेत्र हमारे हैं। अब समस्या ये है कि वो क्षेत्र इतने दुर्गम है, इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि एक क्षेत्र मतलब कहीं ऐसा है तो कहीं वैसा, मतलब बहुत टेढ़े मेढ़े क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में बसावट भी है, लोग रहते भी हैं, गांव वगैरह भी हैं, बस्तियां भी हैं। अब समस्या इस बात की है कि वो लोग ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं। अब ना ही वो उनके पास बांग्लादेश की नागरिकता है, ना ही उनके पास भारत की नागरिकता है। विवाद है, बहुत दिनों से विवाद है। तो इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने आपसी समझौता किया था कि क्यों ना इसको सुलझा लिया जाए। तो इसी को सुलझाने के लिए भारत के संविधान में एक संशोधन करना पड़ा है। तो इसके तहत कुछ जो परिक्षेत्र थे, कुछ एनक्लेव थे, वो भारत को बांग्लादेश को देने पड़े, और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को प्रदान किए हैं। तो इसी से संबंधित समझौता था कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता है, उससे रिलेटेड ये अधिनियम था। पारित हो गया है। तो इसमें क्या हुआ, इसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ा है या संशोधन किया गया है, ठीक है। आपको पता है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, राज्य है, राज्य क्षेत्र है, उनका न्यायिक क्षेत्र है, उनकी सीमाएं वगैरह हैं, इसलिए पहली सूची में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया है, ठीक है। और क्या हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश को 130 परिक्षेत्र दिए, इंग्लिश कहते हैं एनक्लेव, ठीक है। क्या कहते हैं? एनक्लेव कहते हैं। परिक्षेत्र क्या होता है? एक टेढ़ी मेढ़ी एक भूमि क्षेत्र होता है, एक बसावट होती है, या कहे तो एक क्षेत्र है, एक भूमि का एरिया है, ठीक है, उसे कहा जाता है परिक्षेत्र, ठीक। अब चूंकि ये सीधे सीधे नहीं है, बड़े दुर्गम है, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, मतलब बहुत ही बेकार इलाका है, तो उन्हें कहा जाता है परिक्षेत्र। उनमें बसावट भी है, कहीं पर लोग रहते भी है, ठीक है। तो वो परिक्षेत्र जो है 111 परिक्षेत्र, जो कि जिन पर अभी तक भारत का कब्जा था, वो उसने बांग्लादेश को दे दिए हैं, ठीक, जिसके तहत करीब 17,160 एकड़ का क्षेत्रफल जो है, वहां पर जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश को दे दिया गया, ठीक है। और भारत को क्या मिला है? जो बांग्लादेश के कब्जे में अभी तक 51 परिक्षेत्र थे, जिनका एरिया लगभग 7,110 एकड़ था, वो बांग्लादेश ने भारत को लौटा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपसी समझौता हुआ है, सुलह हो गई है। अब किसी प्रकार का दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार कोई विवाद नहीं रहा है। और जो परिक्षेत्र है, ये एनक्लेव है, ये असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के क्षेत्र में ये स्थित थे, ठीक। तो ये समझौता था, ये जो संविधान संशोधन विधेयक था, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित, ठीक है। 100 याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बना, ठीक है। और इसके लिए 122वां 121वां हमने पढ़ा था कहां पर? 99वां संविधान संशोधन में, वो 121वां विधेयक था, ठीक है। और ये अब आ गया है 122वां। अब हम लोग क्रम से चलेंगे, ठीक है। तो ये है 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 2014 में पेश किया गया था, और ये 2016 में जाकर के अधिनियम बन पाया है। ध्यान ये देना है कि 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी, और ये तब जाके पारित हुआ था और अधिनियम बन गया था और लागू हो गया था, ठीक है। किससे संबंधित है? ये वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को लागू करने से संबंधित है। बहुत ही चर्चा में रहा था, आपको पता होगा 2016-17 में ये बहुत विवादित भी रहा था, ठीक है। तो जीएसटी को लागू करने से संबंधित था 101वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और जो जीएसटी लागू हुई थी वो 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, आपको इसको थोड़ा समझना होगा, क्या है ये विधेयक पेश किया, ठीक है, फिर ये अधिनियम बन गया, और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, ठीक है। जब स्वीकृति मिल गई तो सबसे पहले क्या किया गया? जीएसटी को लागू नहीं किया गया, बल्कि सबसे पहले जीएसटी काउंसिल अर्थात जीएसटी परिषद का गठन किया गया। कब गठन किया गया?
तो जीएसटी परिषद का गठन 15 सितंबर 2016 को किया गया, ठीक है। और इसके लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279A, ठीक है। 279A में जीएसटी परिषद का जिक्र किया गया है और 15 सितंबर 2016 यानी कि 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी और 15 सितंबर को सबसे पहले जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और इस जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्य मिल करके क्या करते हैं, अपने ही में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, काम ये है कि जीएसटी से संबंधित मानकों का निर्धारण करती है या फिर कोई विवाद वगैरह हो जाता है तो उसको भी सुलझाने का ये काम करती है, ठीक है। या राज्यों और केंद्र में कोई ऐसी बात असहमति हो जाए तो उसको भी सुलझाने का ये काम करती है। तो जीएसटी काउंसिल बन गई 15 सितंबर 2016 को, तब जाकर के 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा, 8 सितंबर 15 सितंबर को जीएसटी काउंसिल बनी और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, इसमें प्रावधान क्या है कि 246 अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़े गए। ये 3 आर्टिकल संविधान में जोड़े गए हैं और आर्टिकल 268A को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना है कि एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको समाप्त कर दिया गया था और संविधान की 7वीं अनुसूची में भी परिवर्तन किया गया था। प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी लागू करने के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ा, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन करना पड़ा था। ये था जीएसटी लागू करवाने संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 में पेश किया गया था और ये 2018 में जाकर के पारित होकर के अधिनियम बन गया। किससे संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। आपको पता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, इस आयोग का गठन 1993 में हुआ था और एक अधिनियम के तहत हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसको क्या है, कानूनी मान्यता यानी कि इसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी, यानी कि इसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया था, इसको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो है क्या हुआ, इस संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई है, यानी कि अब इस आयोग का जिक्र यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र संविधान में कर दिया गया, ठीक है। तो इसको आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से ये संबंधित था। क्या हुआ इसमें 2 हमको अनुच्छेद जोड़ने पड़े, एक तो 338B और 342A। ध्यान रखिएगा, 338B को हम 338 खा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी B का मतलब खा, A का मतलब का, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल जोड़ने पड़े संविधान में। देखिए अब 338B में क्या है ये आपको बता दें, उससे पहले आप ये समझिए कि 338 में क्या है। 338 में ये है कि अनुसूचित जातियों के लिए आयोग, यानी जो एससी वर्ग है उसके लिए आयोग होना चाहिए। कहां प्रावधान है, 338 में। और 338A में क्या है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का प्रावधान, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग किसमें है, 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, 338A में है। और इसलिए 338 में B जोड़ करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। तो 338B में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। अब ध्यान रखिएगा कि इस आयोग में 5 सदस्य होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे, ठीक है। इन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन है या योग्यताएं हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है, ये समय समय पर बदलती रहेंगी। और 342A में क्या जोड़ा गया है, देखिए 342A में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों एवं संघ राज्यों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का निर्धारण, यानी कि एक आर्टिकल जोड़ करके ये कहा गया है कि राष्ट्रपति
राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगर कोई ऐसा वर्ग है, ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनका वो निर्धारण कर सकेगा, अर्थात उन व्यक्तियों को या उन लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकेगा। ये जोड़ा गया है 342(a) के तहत, ये राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। तो ये पूरा संविधान संशोधन था, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित जो प्रावधान था वो था अनुच्छेद 102 में संविधान संशोधन अधिनियम में। अब हम आते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, और इसके लिए जो विधेयक पेश किया गया था वो था 124वां संविधान संशोधन विधेयक। बहुत ही चर्चित और विवादित भी रहा है और लागू हालांकि हो ही गया है। तो क्या है इसमें बताया गया है कि आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की बात की गई, जो आपको ईडब्ल्यूएस की बात हो ना, ठीक है, तो यही है वो कि आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की जो है प्रावधान किया गया है, 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके खंड 6 को जोड़ा गया, ठीक है, यानी 15(6) और 16(6) इस तरीके से खंड जोड़े गए हैं। तो पहले तो ये समझिए कि अनुच्छेद 15 में है क्या। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी में विभेद नहीं करेगा, यानी कि राज्य विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो अब पर अनुच्छेद 15 में एक जो खंड जोड़ा गया 6, ठीक है, और 15(6)(a) और 15(6)(b), तो इसके दो उपबंध बना दिए गए हैं। तो 15(6)(a) क्या कहता है कि राज्य 15(4) और 15(5) में वर्णित वर्णों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा, यानी कि जिन लोगों के लिए वहां पर कहा गया कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वो तो बात है ही है। ये भी कहा गया है कि अगर जो है राज्य ये समझता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, तो उनके लिए भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है आर्टिकल 15 में ही। और किसके तहत? 15(6)(a) के तहत ये प्रावधान राज्य अर्थात यानी कि देश को ये प्रावधान करना, मतलब करने की ताकत या करने की शक्ति दी गई है ये संशोधन करके। और अनुच्छेद 15(6)(b) में क्या कहा गया कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें कि निजी संस्थाएं भी शामिल होंगी, में प्रवेश के लिए 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है, यानी कि भारत सरकार को या जो भी संघ सरकार है या जो राज्य है उसको अधिकार दिया गया है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो निजी हो चाहे वो सार्वजनिक हो, वहां पर प्रवेश में यानी कि प्रवेश प्रक्रिया में 10% सीटें आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है तो उसके लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं, ऐसा प्रावधान वो कर सकता है। लेकिन इन संस्थाओं में जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उनको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो अन्य संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सब में है, लेकिन अल्पसंख्यक में ये लागू नहीं होगा। तो ये है 15(6) और 15(6)(b) का प्रावधान। अब बात करते हैं हम, एक और जोड़ा गया 16(6), यानी यहाँ देखिए ना कहा गया कि अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6। तो अनुच्छेद 16(6) में क्या कहा गया है? पहले तो आप अनुच्छेद 16 में है क्या? 16 में क्या है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो नौकरी वगैरह है तो उसमें किसी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से माना जाएगा और सबके लिए समानता के अवसर होंगे, कोई भी नौकरी पा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य ऐसे वर्ग के पक्ष में 10% आरक्षण का नियुक्तियों या पदों के संबंध में प्रावधान कर सकता है, ठीक। यानी कि जो नियुक्तियां हैं या जो पद हैं तो वहां पर भी 10% आरक्षण राज्य दे सकता है, ऐसा प्रावधान कर सकता है, ठीक है। यानी जो लोक नियोजन में अवसर की समानता थी तो वहां पर भी अब 10% आरक्षण लागू हो गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो ये जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि 10% आरक्षण से संबंधित था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। और अब अंतिम आते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से तो परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब चर्चा करेंगे हम उस पर। तो इसके लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 126वां पेश किया गया था और
इसमें क्या किया गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी साथ ही एंग्लो इंडियन के आरक्षण अवधि में वृद्धि हुई थी। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि लोकसभा में और विधानसभा में कुछ पद ऐसे हैं कि जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, फिर लोकसभा और विधानसभा में कुछ पद ऐसे भी हैं जो कि एंग्लो इंडियन के लिए छोड़े गए हैं। जैसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होंगे, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन होगा। ठीक है, तो ये जो एंग्लो इंडियन है और जो एससी एसटी वर्ग है, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है, तो इसमें कुछ संशोधन किया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है, इसलिए ये संविधान संशोधन लाना पड़ा। क्या किया गया है? देख, अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 334 क्या कहता है। पहले तो आप ये जानिए कि अनुच्छेद 330 में क्या है। अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण। कहां पर? लोकसभा में। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? 331 कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व। ठीक है, अनुच्छेद 332 क्या कहता है? अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि जो हमारी विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभा में एससी एसटी के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था हो। ठीक है, और 333 क्या कहता है? विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए एक स्थान खाली होना चाहिए। तो ये थे 331, 31, 32 और 33। ठीक है, अब देखिए 334 में क्या है? 334 में यहां पर संशोधन किया गया। तो 334 में संशोधन ये किया गया है। पहले जानिए 334 में है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग लागू कर दिए गए थे, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान अर्थात सारे आर्टिकल, सारे भाग लागू कर दिए गए थे। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था तो ये व्यवस्था की गई थी कि स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 40 वर्ष के पश्चात न रहना। यानी कि जो ये मैंने ऊपर क्या बताया है, 330 में क्या बताया? लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। 332 में क्या बताया? विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है दोनों वर्गों के लिए, एससी एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए, ये कहा गया था कब? जब संविधान लागू हुआ था कि ये व्यवस्था 40 साल तक लागू रहेगी और 40 साल तक ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे ही सभी का प्रतिनिधित्व बराबर हो जाएगा वैसे ही यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी या ऑटोमेटिकली व्यवस्था ये समाप्त हो जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 334। लेकिन इसी 334 अनुच्छेद में संविधान संशोधन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान संशोधन ये किया गया है कि इस अधिनियम के तहत एससी एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये संविधान संशोधन कोई इससे संबंधित पहला नहीं है। एक 45वां संविधान संशोधन हुआ है, एक 79वां संविधान संशोधन हुआ है, एक 95वां संविधान संशोधन हुआ गया है और इन तीनों संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को 10-10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तभी तो आज तक आरक्षण लागू है, चाहे वो एंग्लो इंडियन के लिए हो, चाहे वो एससी एसटी वर्ग के लिए हो। इसीलिए आज तक आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अन्यथा ये उसी समय 1949 के बाद 40 साल बाद ये खत्म हो गया होता। लेकिन संविधान संशोधन करके 45वां संविधान संशोधन, 79 संविधान संशोधन, 95 संविधान संशोधन, ये तीनों संविधान संशोधन करके 10-10 साल करके इस व्यवस्था को बढ़ाया गया। और जो 95 संविधान संशोधन था, यानी कि 95वां संविधान संशोधन था, उसके तहत 25 जनवरी 2020 तक
SC ST के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए ये प्रावधान यानी कि आरक्षण की व्यवस्था लागू रखने का प्रावधान किया गया था। अब क्या हुआ, 25 जनवरी 2020 तो बीत गई है, इसलिए इस संविधान संशोधन को लाया गया है और अब 10 साल के लिए फिर से बढ़ा करके इसको 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दिया गया। किसका? SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2030 तक यथावत लागू रहेगी। ध्यान ये रखना है, यहां पर एंग्लो इंडियन का, इस अधिनियम में एंग्लो इंडियन का जिक्र नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया है कि क्या एंग्लो इंडियन का पद भी या एंग्लो इंडियन की सीटें भी आगे जारी रहेंगी, क्या अब एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाएंगे लोकसभा और विधानसभाओं में, या उनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। इस बारे में इस विधेयक में पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, पूरी तरह से नहीं कहा गया कि समाप्त किया जाएगा या फिर वो बना रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए सरकार क्या करती है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करती है कि नहीं करती है, ये जो भी होगा वो आपको हम बता देंगे। लेकिन इस विधेयक में, इस अधिनियम में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि एंग्लो इंडियन रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन SC और ST वर्ग का आरक्षण 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है और 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। ठीक है, अब 30 के बाद देखिए फिर आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये थे आज के संविधान संशोधन, 5 संविधान संशोधन। एक पहले आपको बता चुके हैं, 6 हो गए हैं जो बहुत जरूरी थे। ठीक है, आपकी मैंने डिमांड पूरी कर दी है और भी इससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आपको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट तो हम दे ही देंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ कम पढ़ाया गया, कुछ और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी मैं तो अपने मन से पढ़ा ही रहा हूं। हाँ, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे वो व्यवस्थाएं हो, चाहे वो संविधान संशोधन हो, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और अगर समझ में ना आए एक बार तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका पूरा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और नोट्स बना करके बार बार उसको पढ़ने का प्रयास करिए ताकि हर चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।